Subscribe YouTube channel, press bell icon, like, comment, share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you everyone? My dear students, my viewers, hopefully आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने बेसिक कॉन्सेप्ट्स चैप्टर नंबर 1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जी, हमारी बुक के अंदर 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक समझे जाते हैं। उनमें से एक टॉपिक ये मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का भी है और आज इसमें मैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में और इसके आउटपुट जो रिज़ल्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। आज मैं लेक्चर का आगाज़ सबसे पहले मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री की टर्म से करना चाहूँगा। यहाँ पे मैथ्स का तो हमें पता चल रहा है कि ये एटॉमिक मैस की बात हो रही है और स्पेक्ट्रोमीटर, याद रखें जब भी किसी चीज़ के आखिर में मीटर आता है तो उसका मतलब होता है कोई ना कोई ये इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिखी हैं आपके सामने, वन इज मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री एंड द सेकेंड वन इज मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। So there is a difference between metry and meter. Metry is a technique. So इस टेक्निक में क्या होता है? We have to find out the exact masses of the isotopes of elements. Then mass spectrometer, ये जो आपके सामने आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, this is the mass spectrometer. हम इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से, दिस स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप्स को आज फाइंड आउट करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले इन दोनों के बारे में बताने के बाद अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड मैस स्पेक्ट्रम का लिखा। ये स्पेक्ट्रम वो ग्राफ होगा जो एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस हमें ये ऑब्टेन होता है और इसकी मदद से हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स देखेंगे, नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी इस स्पेक्ट्रम की मदद से ही हम लोग यहाँ पे फाइनल रिजल्ट कंक्लूड करेंगे। आज मैं इनको स्टार्ट करने से पहले आपके साथ इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो दो हमारे पास स्टार्ट में इसी स्पेक्ट्रोमीटर के हवाले से दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्पेक्ट्रोमीटर्स डिज़ाइन किए। हम पहले थोड़ा सा शॉर्टली उनके बारे में देख लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या बताया, देन हम इसके तरफ चलेंगे। सबसे पहले ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। ऑस्टन एक साइंटिस्ट था, हम यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर भी कह सकते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ भी कह सकते हैं, जो उसने डिज़ाइन किया था। इसने क्या किया था, इसने एटॉमिक मैसेज के बिहाफ पे एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स थे उनको डिफर किया, उनमें से उसने उनमें फ़र्क हमें बताया कि किसी भी एक एलिमेंट में डिफरेंट एटम्स, उसके एटॉमिक मैसेज के बिहाफ पे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। और उस वक्त आप याद रखिएगा कि जो गैस के हमारे पास स्पेक्ट्रो यानी कि सैंपल जो गैस में होता था उनकी एटॉमिक मैसेज के बारे में सिर्फ पता चलता था, लेकिन उस वक्त सॉलिड और लिक्विड सैंपल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। सेकेंड वाज डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। डेम्स्टर ने सबसे पहले जो एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में होते थे उनकी एटॉमिक मैसेज के बारे में हमें बताया। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जब हमें सॉलिड के बारे में इंफॉर्मेशन, हम सॉलिड को अगर उसकी स्पेक्ट्रम मालूम कर सकते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली उसमें लिक्विड भी आ जाएंगे और गैसेस भी आ जाएंगे। अब हम चलते हैं इस मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की तरफ कि आज हमने जो बेसिक इसमें पढ़ना है वो हमने देखना क्या है। तो आप इसमें देखेंगे कि हमने करना क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ, हमने डिटरमिन करना है
क्या डिटरमिन करते हैं? जैसे हमने पिछले एक लेक्चर में भी देखा था कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, तो हम यहां पे देख लेंगे रिलेटिव एटॉमिक मैसेस के बारे में देख लेंगे। इस मेथड में हमने ये, वो आपको पेपर में डायरेक्ट मास स्पेक्ट्रोमीटर भी कह सकता है, या आपसे यही पूछ सकता है कि हाउ कैन यू डिटरमिन द रिलेटिव एटॉमिक मैसेस ऑफ द आइसोटोप्स, भी बेशक लिख लें। क्योंकि आइसोटोप्स ही हमने देखा था कि वो मैसेस की वजह से वेरी करते हैं। सबसे पहले मैं अब इसके वर्किंग की तरफ चलता हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ चलता हूँ। तो आपने इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो इंजेक्शन ऑफ सैंपल है। ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे आपने क्या करना होता है, अपने सैंपल को इंजेक्ट करना होता है। इंजेक्शन ऑफ सैंपल, ये हमारा सबसे पहला काम है। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल नियॉन को स्टडी करने जा रहे हैं, तो हमें उसको सबसे पहले यहाँ से इंजेक्ट करना पड़ेगा। अब जब वो सैंपल इस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर पहुंच गया, तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा यहाँ पे होगा, मैं यहाँ पे उन स्टेप्स के नाम लिखता जा रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं उसको 1 और 2 से मेंशन करूंगा। नंबर 1 स्टेप इज वोलाटिलाइजेशन, या हम इसको वेपोराइजेशन भी कहते हैं। अब वोलेटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल, उसको उड़ा देना, उसको उड़ा देना वेपर्स की फॉर्म में, वो अलहदा हो जाना। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल, चूंकि आप एक चीज अपने ज़हन में रखिएगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, ये सिर्फ गैस फेज यानी कि वेपर्स के फेज में ही सिर्फ काम करेगा। अगर आपके पास सॉलिड की फॉर्म में सैंपल आया या लिक्विड की फॉर्म में सैंपल आया, तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, उसकी वोलाटिलाइजेशन करनी है, मतलब उसकी वेपोराइजेशन करनी है। और इस वेपोराइजेशन को आपने, यहां पे आप देखें, आपको वैक्यूम पंप नजर आ रहा है। इस वैक्यूम पंप की मदद से इस वोलेटिलाइजेशन में आपने प्रेशर को कंट्रोल करना है राउंड अबाउट 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻6 टॉर इसके अंदर आपने प्रेशर रखना है, ताकि प्रेशर कम से कम हो। आप जानते हैं जब गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, ज्यादा प्रेशर से मतलब क्या होता है, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जब वो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो उन आयंस की मूवमेंट में रुकावट पैदा करेंगे। सो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, उनको यहां पे वेपोराइजेशन करना है। जो हमारे पास सैंपल यहां पे आया, इस यहां पे हमारे पास ये जो है, दिस इज हीटर, या आप इसे कह सकते हैं टंगस्टन फिलामेंट भी कहते हैं। इसमें हमने उस सैंपल को रखा, मतलब वो यहां पे पहुंचा। अब सबसे पहला काम आपने क्या किया, उसको वेपर्स में उसको वोलेटिलाइज आपने कर लिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इज वोलाटिलाइजेशन। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो इसका सेकंड स्टेप है, दिस इज आयोनाइजेशन ऑफ द सैंपल। जो कहां पे होती है, आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर। हम इस जगह को आयोनाइजेशन चैम्बर का नाम देते हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर। यहां पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स आएंगे, उनके ऊपर आपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम की उसके ऊपर फेंकनी है। जब वो हाई एनर्जी बीम आपने उसके ऊपर फेंकी, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, उनका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि उनके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उनके बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। क्लियर? जब ये हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं,
वो क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगी, उससे आके स्ट्राइक भी करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे और आपके पास, हमारे पास क्या रह जाएगा, जस्ट दिस पॉजिटिव आइंस। तो इस आयोनाइजेशन चैम्बर में अब ये जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, ये हमारे पास कोई भी कैथोड सरफेस होती है जहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे होते हैं, तो वो इस इधर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे होते हैं, ये हमने यहाँ पे पॉजिटिव, और ये जो हमारे पास है दिस इज नेगेटिव ग्रिड। ये जो आपको एक जालीनुमा नजर आ रहा है, ये नेगेटिव ग्रिड है, क्योंकि इस आयोनाइजेशन चैम्बर में यहां से अब जो मैं स्टार्ट करूंगा वो हमारा एक्सेलरेटिंग चैम्बर कहलाएगा। ओके जी, यहां पे मेरे पास क्या हो चुके हैं, ये ही जो मॉलिक्यूल्स थे अब ये आइंस में कन्वर्ट हो चुके हैं और हर एक की अपनी मैस टू चार्ज वैल्यू होगी, ये आयोनाइज हो चुके हैं। अब जैसे ही ये आपको नजर आ रहे हैं आयोनाइज होके, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, अब जस्ट ये आइंस हमारे पास रह चुके हैं। अब ये क्या होगा, आपने ये जो हमारे पास थर्ड इसका पार्ट है, मैं इसको एक्सेलरेटर रीजन भी कहता हूं या एक्सेलरेटिंग चैम्बर भी कहेंगे, और ये है क्या, दिस थर्ड पार्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या नाम मैंने दिया, एक्सेलरेटिंग चैम्बर। यहां से अब वो मूवमेंट उनकी स्टार्ट होगी आइंस की। अब आइंस पहले क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव हमारे पास ग्रिड था उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होंगे। हमारे पास डिफरेंट किस्म के आइंस बन चुके हैं, अब वो इसकी तरफ जब यहां पे ग्रिड में पहुंचेंगे तो वो उसमें हमारे पास उनकी मुख्तलिफ डायरेक्शंस हैं, मुख्तलिफ आइंस हैं, वो सारे अपनी अपनी डायरेक्शन में उस नेगेटिव ग्रिड की तरफ मूव करेंगे। अब आपने क्या करना है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितनी देनी है, राउंड अबाउट 500 टू 2000 वोल्ट्स करंट आपने यहां पे देना है, 500 से लेके 2000 वोल्ट तक। तो आप जैसे ही देंगे तो ये हमारे पास परफोरेटेड प्लेट्स हैं जिनके अंदर एक स्लिट है, और इस स्लिट का भी पर्पस आप ज़हन में रख लें कि वो क्या करेगा कि वो जो डिफरेंट डायरेक्शंस में आ रहे हैं हमारे पास आइंस, उन सब को एक जगह पे फोकस करके इसमें से गुजारेगा। तो वो हमारे पास जो करंट है, करंट ये डिसाइड करेगा कि उन्होंने कितनी स्पीड से चलना है। अगर हम उसमें उनको कम करंट देंगे तो उनकी मूवमेंट भी क्या होगी, वो कम होगी। अगर हम ज़्यादा करंट देंगे तो उनकी मूवमेंट भी ज़्यादा होगी। मैं आगे चल के इसको मज़ीद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी इस चीज़ को पॉइंट आउट करूँगा। अब हमारे पास जो फोर्थ चीज़ आती है वो है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को आप दो तरह के नाम देख सकते हैं, आप उसको डेविएटर भी कह सकते हैं और सेपरेटर भी कह सकते हैं। अब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। और इसका काम क्या होता है, ये उन आइंस को सेमी सर्कुलर पाथ में मूव कर देता है। ये हमारे पास आ रहे थे आइंस, उनको सेमी सर्कुलर पाथ में मूव कर देता है। अब वो जब सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो वो डिपेंड करते हैं, उसमें हम अभी देखते हैं उनकी मैस टू चार्ज रेशो जो होती हैं उनके बिहाफ पे इन्होंने डिफरेंट आइसोटोप्स की डिफरेंट वैल्यूज देनी होती हैं। चूंकि हम जब इस मैग्नेटिक फील्ड, पहले मैं उसके पार्ट्स को डिस्कस कर लूं फिर मैं इसकी इक्वेशन की तरफ आता हूं। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, इनको सेमी सर्कुलर पाथ में मूव किया। अब उसके बाद ये क्या होते हैं, जाके इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर गिरते हैं। जो नेक्स्ट इसका पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रोमीटर।
मीटर, और इसी का नाम है आयन कलेक्टर। अब जो आयन्स आयोनाइजेशन चैम्बर में बने थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड ने उनको एक्सेलरेट किया, मैग्नेटिक फील्ड ने उनको डेविएट किया, और इस इलेक्ट्रोमीटर ने उनको कलेक्ट कर लिया। तो ये चीज आप अपने ज़हन में रखेंगे, यहां से एक्सेलरेट, यहां से डेविएट, और यहां पे आके वो क्या हो गए हैं, कलेक्ट हो गए हैं। दिस इज इलेक्ट्रोमीटर, जिसे हमने नाम दिया। देन हमारे पास इलेक्ट्रोमीटर पे जब वो आएंगे तो वो एक करंट प्रोड्यूस करेंगे, उस करंट से हम उनकी रिलेटिव अबंडेंस के बारे में नोट करेंगे। तो इलेक्ट्रोमीटर के बाद यहां पे हम आ जाते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका डिटेक्टर का। वो डिटेक्ट करेगा कि कितने किस्म के आयन्स आए, उनकी यहां पे टाइप देखेगा। अब वो यहां पे जब हमारे पास आएंगे तो अब वो जितने किस्म के हमारे पास आइसोटोप्स होंगे उनके डिफरेंट यहां पे वो फॉल करेंगे, और हमारे पास ये डिटेक्टर उनको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। और डिटेक्ट करने के बाद अगर उसमें किसी की परसेंटेज कम है या कुछ भी इस तरह से है तो उस जो हमारे पास डिटेक्टर के बाद उसको एम्पलीफाई करके रिकॉर्ड करेगा। तो हमारे पास एक रिकॉर्डर मौजूद है जो कंप्यूटराइज फॉर्म में भी हो सकता है। तो उस रिकॉर्डर में हम क्या कर सकते हैं, फाइनली मैं यहां पे पॉइंट का नाम लिख देता हूं, रिकॉर्डर, जो उसको क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रम। मैं यहां पे बना देता हूं। अब ये रिकॉर्डर यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने नियॉन की बात की थी, तो वो इस फॉर्म में उनको क्या करेगा, यहां पे आपने एक्स एक्सिस पे मास नंबर ले लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने नियॉन की बात की, तो नियॉन के मेरे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, मास नंबर एक्स एक्सिस पे, और आपने वाई एक्सिस पे क्या लेनी है, रिलेटिव अबंडेंस लेनी है। तो मेरे पास इस तरह से 3 पीक्स बन जाएंगी। यहां पे मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अभी हमारे पास ये जो रिकॉर्डर था उसने यहां पे उसको रिकॉर्ड कर लिया, रिजल्ट हमारे पास 4। ये 5th हमारे पास इलेक्ट्रोमीटर हो गया, देन हमारे पास ये डिटेक्टर और रिकॉर्डर हो गया। इसको आप लिख लें डिटेक्टर, और 7th पॉइंट ये हमारे पास क्या हो गया, रिकॉर्डर हो गया, जिसको हमने रिकॉर्ड कर लिया इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं जो चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में से गुजरा तो यहां पे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम देखते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उसमें आप देखेंगे कि मास टू चार्ज जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, h का स्क्वायर r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2e। अब यहां पे आप देखें m मास, e चार्ज, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, मास टू चार्ज रेशो। यहां पे आ जाएं, दिस इज अ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे r, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखें आपके पास यहां पे ये जो सर्कुलर पाथ में आया, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हमारे पास E क्या है, E इज अ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा सुन लें, H इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड E इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं कुछ एक्सप्रेशन यहां पे लिखता हूं, आपने इनको अपने ज़हन में रखना है कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं मास टू चार्ज वैल्यू के बिहाफ पे इस R के साथ इनके रिलेशन। सबसे पहले मैं देख लेता हूं जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका R का स्क्वायर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहां पे एक और चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है।
रेडियस ऑफ कर्वेचर का पॉइंट अगर आपके ज़हन में बैठ गया तो इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें देखें होने क्या जा रहा है। अब हमारे पास एक आइन आ रहा है और वो यूं मूव कर गया, एक हमारे पास आइन आ रहे हैं वो इस तरह से उनका ये मूवमेंट है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है कि जहां पे उसका कर्व बना आप वहां पे एक सर्कल ड्रॉ करें और उस सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अब देखें जिसमें हमारे पास ज्यादा कर्व बना तो उसका क्या होगा, ऑटोमेटिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब आपको समझ आ रहा है कि यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा डेविएशन कर रहा है, मोर डेविएशन। यहां पे क्या है, लेस डेविएशन। अब डेविएशन मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखा कि वो डेविएशन कराता है। क्लियर, हमारे पास जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। देखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम और डेविएशन ज्यादा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इस मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि जो H का स्क्वायर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के स्क्वायर के साथ। ये इस एक्सप्रेशन में दोबारा सुन लें ये बात, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, यानी कि डेविएशन ज्यादा होगी। अब फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखें, मैं आपको ये बात यूं भी समझा देता हूं कि आप अगर एक गाड़ी पे जा रहे हैं या एक बाइक पे जा रहे हैं, आपने अगर फौरन मुड़ना हो तो वो ज्यादा डेंजरस होगा आपके लिए, ज्यादा डेविएशन है, या आपने आगे से जाके मुड़ना हो तो लाजिमी बात है जो आपने अचानक मुड़ना होगा वो ज्यादा डेविएशन होगी और उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, वो कम होगा। सो जब मैग्नेटिक फील्ड आप ज्यादा लगाएंगे तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वो कम होगा। इसी तरह अब ये उसका उलट कि जब मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वो ज्यादा होगा। क्लियर हो गया ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपेयर करता हूं। मैंने स्टार्ट में ही बोला कि जब हम करंट कम देते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम होता है, जब हम करंट ज्यादा देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, वो ज्यादा होगा। सो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आपने कांस्टेंट एक वैल्यू पे रख देना है, तो तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के वो जो डिफरेंट पॉइंट्स पे जाके आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेंगे तो वो आपने उस तरह से उसको मेजर कर लेना है। अब हम देख लेते हैं फाइनली जो हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन है वो मास टू चार्ज वैल्यू के साथ है। चूंकि हमारा मेन ये मास टू चार्ज हमारे पास वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि चार्ज तो सबका सेम है, यहाँ पे मैसेज में वेरिएशंस हम देख रहे हैं। चूंकि आइसोटोप्स की बात हो रही है, हमारे पास डिफरेंट आइसोटोप्स की मैसेज भी क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। सो मास टू चार्ज जो वैल्यू आप देख रहे हैं उसके अंदर आपने क्या देख लेना है कि वो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिसकी मास कम होगी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम होगा, और जिसकी मास ज्यादा होगी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज्यादा होगा। तो आप ये देखें कि हमारे पास ये जो एक आइंस आ रहे थे उस स्लिट में से गुजरने के बाद मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में आए, तो जिसकी मास कम है, अब जैसे मैंने नियॉन की एग्जांपल कर रहा था, तो 20 वाला सबसे नजदीक जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वो पहले गिरेगा, जिसकी मास ज्यादा होगी वो उसके बाद, और जिसकी मास बहुत ज्यादा होगी वो सबसे आखिर में जाके या बिल्कुल साइड पे जाके जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज्यादा होगा वो वहां पे जाके गिरेगा। तो अब हमारे पास इस तरह से
एक मैस स्पेक्ट्रम आता है जिसको मैंने यहां पे रिकॉर्डर के फॉर्म में लिखा कि ये रिजल्ट हमारे पास रिकॉर्ड हो रहा है। अब इस में हमने क्या चीजें देखनी है, इसके अंदर हम 3 चीजों को नोट कर रहे हैं, तो वो 3 चीजें आप लोग अपने ज़हन में रख लें। सबसे पहली चीज जो हमें यहां से नजर आ रही है वो क्या है, नंबर ऑफ पीक्स। आप देख सकते हैं इस रिजल्ट में आपको कितनी पीक्स नजर आ रही हैं, 3 पीक्स नजर आ रही हैं। और वो नंबर ऑफ पीक्स किसके बारे में बताते हैं, वो नंबर ऑफ आइसोटोप्स की इंफॉर्मेशन होती है। इससे हमें पता चल गया कि इसमें आइसोटोप्स भी कितने हैं, वो 3 हैं। क्लियर। सेकंड, अब हम देख रहे हैं हमारे पास जो दूसरी चीज नजर आ रही है वो है उसकी हाइट ऑफ द पीक। अब यहां पे आपने एक और चीज को उससे कंपेयर करें कि फॉर एग्जांपल अब यहां पे आप देखें हमारे पास 20 की पीक ज्यादा है। क्लियर। अब ये इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर जब 20 वाला आके गिरता है तो मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रोमीटर का काम क्या है कि ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। अब अगर 20 वाला आके बार बार गिर रहा है तो उस जगह पे करंट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और यहां पे इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। हाइट का बढ़ने का मतलब उसकी रिलेटिव अबंडेंस हमें शो कर रहा है कि हमारे पास 20 वाला ज्यादा मौजूद है क्योंकि इसकी पीक हमारे पास उसकी हाइट ज्यादा है। सो हाइट ऑफ पीक हमें क्या बता रही है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि हाइट ऑफ पीक क्या बता रही है हमें, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। अब थर्ड हम इसमें क्या देखते हैं, हमारे पास जो थर्ड इसमें पॉइंट है वो है पोजीशन ऑफ पीक्स। अब यहां पे आप देखें हमारे पास कितनी पोजीशंस आ रही हैं पीक्स की, हमारे पास 3 पोजीशंस है, 1 2 एंड 3। तो जो पोजीशन ऑफ पीक है ये आपको क्या बता रहा है, ये मैस नंबर ऑफ आइसोटोप्स बता रहा है क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे लिया ही क्या था, मैस नंबर, तो इसलिए पोजीशंस। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 आइसोटोप होंगे तो आपके पास 2 पीक्स बनेगी और आपके पास उसकी पोजीशंस भी कितनी होंगी, वो 2 होंगी। तो हमारे पास ये नियॉन के जो आइसोटोप्स हैं हम उनकी अबंडेंस भी देख लेते हैं। हमारे पास जो 20 वाला है उसकी अबंडेंस हम देखते हैं हमारे पास 90.92% है। सबसे ज्यादा हमारे पास नियॉन के सैंपल के अंदर नियॉन 20 एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आपको नजर आ रहा है वो 22 है। 21 की पीक आपको छोटी नजर आ रही है क्योंकि हाइट ऑफ पीक में मैं आपको अबंडेंस की बात कर रहा हूं। तो सेकंड नंबर पे कौन सा है, 22 वाला, वो कितना है, तकरीबन 8.82%। और सबसे कम आपको कौन सा नजर आ रहा है, नियॉन 21। तो ये हमारे पास कितना है, 0.25%। तो ये हमारे पास था ओवरऑल इसके बारे में। तो ये आपके पेपर में क्वेश्चन लॉन्ग में वैसे अगर फर्स्ट चैप्टर में से आए तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसके आने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चन देखा गया है वो इस इलेक्ट्रोमीटर के हवाले से देखा गया है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमीटर। तो आपने लिखना है कि दिस इज़ द आयन कलेक्टर। ये क्या करता है, जितने आयन्स आते हैं उनको कलेक्ट करता है और फिर हमें ये क्या करता है, हमें रिजल्ट बताता है। कैसे बताता है, रिलेटिव अबंडेंस की फॉर्म में। जितना ज्यादा करंट पैदा होगा उतनी ज्यादा रिलेटिव अबंडेंस होगी और उतनी ज्यादा हाइट होगी उस पीक की। तो ये हमारे पास इस स्पेक्ट्रम में उसका सारा डेटा हमारे पास कलेक्ट हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब इसके अंदर आपने एक और चीज भी देख लेनी है कि हम इसमें इन आइसोटोप्स की मैसेज को फाइंड आउट करने के लिए कंपैरिजन करते हैं कार्बन 12 के आइसोटोप को। उसकी भी इसी तरह से वैल्यूज को मेजर किया जाता है और फिर उसको कंपेयर किया जाता है किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स के साथ। तो ये भी एक हमारे पास टेक्निक होती है जिससे हम कंपेयर करके फाइनल रिजल्ट
कंक्लूड करते हैं। तो मैं शॉर्टली दोबारा इस सारे प्रोसेस के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहला काम हमने वोलेटिलाइजेशन का किया, सेकंड हमने उसकी एक्सेलरेशन का किया, उनको जो वोलेटिलाइजेशन के बाद हमने आयोनाइजेशन का काम किया। आयोनाइजेशन में हमने क्या किया, उनको आइंस में कन्वर्ट किया मास टू चार्ज वैल्यू के बिहाफ पे। देन हमने उसको एक्सेलरेट करके डेविएट किया थ्रू मैग्नेटिक फील्ड और उसको आयन कलेक्टर पे फाइनली इकट्ठा कर लिया और उससे हमें डिटरमिन हुआ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स। इस टॉपिक को आपने थॉरली समझना है। मैंने इसमें सारे एक्सप्रेशन आपके सामने, ये मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना कम होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा, कम होगी तो कम होगा, डायरेक्ट रिलेशन। और जितनी मास ज़्यादा होगी तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज़्यादा होगा, और अगर हमारे पास मास कम होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम होगा। यानी कि मैं यहाँ पे यूँ भी कह सकता हूँ कि मास और रेडियस को अगर आप कंपेयर कर लें, तो अगर एक गाड़ी है और एक बस है, तो गाड़ी का मुड़ना आसान होगा या बस का? तो लाजिम बात है जिसकी मास कम है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम होगा, और जो बड़ी गाड़ी होगी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज़्यादा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, घर रहें, महफूज रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।